हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कॉजेज क्या हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होने के एप्लीकेशंस क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या है। इसे लास्ट क्लास में कवर किया था कि हमारे पास जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कैसे लागू होता है, मीनिंग क्या है उसकी, विद एग्जांपल हमने इसको कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कोजेज के एप्लीकेशन के, यानी कि अगर ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर लागू होता है इसका क्या कारण रहता है, तो इसके कोजेज को कवर करने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहला जो कोज आता है, कारण आता है इसके एप्लीकेशन का, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न लागू होने का, वो आता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन की, जो यूटिलाइजेशन क्या हुआ है, अंडर हुआ है, कम हुआ है, किसका, फिक्स्ड फैक्टर का। जब फिक्स्ड फैक्टर का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाने से आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम कि मशीन है, मान लेते हैं कि एक मशीन है, मशीन की जो कैपेसिटी है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, मशीन की जो कैपेसिटी है वो एक दिन में 1400 यूनिट तक का जो प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड्स को, 1400 यूनिट, और उसके लिए चाहिए 4 लेबर चाहिए। अगर एक मशीन के ऊपर, एक मशीन यानी कि फिक्स फैक्टर के ऊपर 4 वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर लगाए जाएंगे तो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जिससे 1400 यूनिट है जो प्रोडक्ट की प्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि प्रोड्यूसर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता अपने फिक्स फैक्टर का, क्योंकि जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो प्रोड्यूसर के माइंड में रहता है कि कहीं हमारा प्रोडक्ट जो सक्सेस हो मार्केट में या ना हो, तो इस कारण से वो सबसे पहले कम प्रोडक्शन करता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज नई नई लॉन्च की जाती है तो उसमें एक कम छोटे लेवल पे है जो उसको लॉन्च किए जाते हैं। तो मान लो कि एक मशीन के ऊपर एक लेबर लगा दी गई, यहाँ पे हम ले लेते हैं लेबर, एक लेबर लगा दी गई है जिससे टोटल प्रोडक्ट मिला है 200। 2 लेबर लगा दी गई जिससे मिला 400। 3 लेबर लगा दी गई जिससे मिला 800। 4 लेबर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1400। तो देखो जब तक यहाँ पे नहीं पहुँच गई, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर तक नहीं पहुँच गए, तब तक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट क्या होता गया, बढ़ता गया। तो यहाँ पे अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की जाए, पहला हैश 400 में से 200 गया 200, 800 में से 400 गया 400, 1400 में से 800 गया तो हमारे पास आ जाएगा 600। तो यानी कि धीरे धीरे हमने देखा कि मार्जिन प्रोडक्ट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाता है। तो ये फर्स्ट जो इसका रीज़न रहता है फिक्स फैक्टर का अंडर यूटिलाइजेशन होने के कारण, कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाता है, कि जो फैक्टर से जो रिटर्न मिलता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जिस रेशियो में हमने फैक्टर्स बढ़ाया होता है उससे ज़्यादा फैक्टर में क्या होता है, हमारे पास टोटल फैक्टर जो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से फर्स्ट रीजन के कारण जो इंक्रीज रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाता है। बुक में इसका एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं हम। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर कहता है कि जब इनिशियल स्टेज होती है, स्टार्टिंग स्टेज होती है, तो उस केस में जो फिक्स फैक्टर होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मशीन ले लो, उसका यूटिलाइजेशन जो पूरा नहीं हो पाता, अंडर यूटिलाइज रह जाती है, तो उसका जो फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें ज़्यादा एप्लीकेशन करनी पड़ती है वेरिएबल फैक्टर की। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेबर, अगर मशीन का ज़्यादा यूज़ करना तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी कारण से जो इनिशियल एडिशन यूनिट जब लगाई जाती है वेरिएबल फैक्टर की, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं तो उससे टोटल आउटपुट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है वेरिएबल फैक्टर का, वो भी बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे फिक्स फैक्टर के यूनिट के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट दोनों क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल स्मॉल प्लांट का लिया गया कि मैन्युफैक्चर किए क्लॉथ, वहाँ पे उसका साइज क्या भी शॉर्ट टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम के कारण फिक्स फैक्टर कह रहे हैं, यहाँ पे प्लांट का साइज भी छोटा है और वो फिक्स फैक्टर में भी आता है। तो यहाँ पे 5 वर्कर की जरूरत है यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए प्लांट में। अगर मान लो फैक्ट्री ने हायर के सिर्फ 1 या 2 वर्कर लगाए हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से जो यूटिलाइजेशन किया गया फिर प्लांट का वो तो पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, इनसफिशिएंट होगा, इनएफिशिएंट होगा, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया फिक्स फैक्टर का। जिस कारण से जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया जाएगा, ऐड किया जाएगा, वैसे वैसे फिर टोटल प्रोडक्ट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। द प्लांट वुड बी मोर एफिशिएंट यूटिलाइज, कहता है कि प्लांट को अगर बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है तो हमें मोर वर्कर क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। दस एज मोर वर्कर एडेड टू द इनिशियल अंडरमेंट प्लांट कहता है कि जो स्टार्टिंग में कम वर्कर्स लगाने की वजह से जब
हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया फिक्स फैक्टर का, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फिर टोटल प्रोडक्ट भी क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। जैसे मार्जिन प्रोडक्ट भी क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया है। तो यही रीजन रहता है सबसे पहला कि जो इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर है जो लागू हो जाता है कि जो अंडर यूटिलाइजेशन किया था फिक्स फैक्टर का। नेक्स्ट रीजन आता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी को हम समझेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को बढ़ा दिया जाएगा तो वैसे वैसे फिर लेबर को डिवाइड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू उनकी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि जो कार बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है कि कार के केस में उसका जो इंजन वगैरह होता है वो अलग तैयार किया जाता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो अलग तैयार किया जाता है, जो उसको पेंट वगैरह किया जाता है वो अलग तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्कर्स बार बार काम कर रहे हैं, इंजन बनाने वाले बार बार इंजन बनाते जाएंगे, स्ट्रक्चर वाले बार बार स्ट्रक्चर बनाएंगे, पेंट वाले बार बार पेंट करेंगे। तो जब वो उनको डिवाइड करके दिया गया तो वो हर एक पर्सन अपने काम में क्या हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है। स्पेशलिस्ट हो जाएगा। जहाँ पे वो एक काम को करने में पहले 10 घंटे ले रहा था, मान लो कि वो काम करने में 8 घंटे या फिर 6 घंटे ले पा रहा है, तो बाकी जो उसका टाइम बच जाएगा वो उस टाइम से ज़्यादा आउटपुट है जो और भी प्रोड्यूस है जो कर सकता है। यानी कि कहाँ तो एक पर्सन जब स्टार्टिंग में काम करता है तो एक काम को करने में उसको 10 घंटे लगते हैं, जब वो बार बार एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है तो उससे वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, जिससे बेनिफिट क्या मिलता है कि वो 10 घंटे वाले काम को 6 घंटे में या फिर 8 घंटे में, 6 में या 5 में कंप्लीट करने ले जाता है, क्योंकि वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, काम को जल्दी निपटा लेते हैं। तो इस कारण से जो बचा हुआ टाइम होता है उस बचे टाइम से वो आउटपुट का जो और कर सकता है प्रोड्यूसर, तो जिससे उसका इंक्रीज रिटर्न टू फैक्टर जो लागू हो जाता है। अब इसकी बुकिश एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम। सेवरल इकोनॉमी जैसे एडम स्मिथ और मार्शल हो गए हैं और मिसेस जॉन रॉबिन्सन कहती है, इनका ओपिनियन है कि जो बहुत सारे जो सेवरल प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं जिससे इंक्रीज यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे कहते हैं जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते जाते हैं, ऐड टू इट्स एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इट इज सो बिकॉज कहता है ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे यूनिट होती है वेरिएबल फैक्टर की बढ़ाती जाएगी, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कहता है जो डिवाइड करना, लेबर को डिवाइड कर दिया जाएगा, डिपार्टमेंट सौंप दिए जाएंगे उनको, हर एक लेबर को डिवाइड करके उसके डिपार्टमेंट जो अलग अलग उनको डेलीकेट किए जाएंगे, जिससे उनकी स्पेशलाइजेशन जो बढ़ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कार को जो इंजन बनाने वाला डिपार्टमेंट है वो इंजन बनाएगा बार बार, तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाएगा, पेंट करने वाला पेंट बनाए करेगा तो बार बार उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, इसी काम में स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या फायदा मिलता है अपने कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज और प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब हम एक काम को 10 घंटे के बजाय 8 घंटे में काम करना शुरू करते हैं तो जो बचा हुआ टाइम होता है वो हम और प्रोडक्शन करने में जो लगा सकते हैं। जो मिसेज जॉन रॉबिन्सन कहती हैं, कहते हैं इफ देयर इज अ परफेक्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर, कहता है कि अगर जो फैक्टर्स के परफेक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है, वन फैक्टर स्पेशलाइज इन वन जॉब ओनली, एक पर्सन जो होता है वो एक जॉब में एक्सपर्ट हो जाता है, देन गुड डील ऑफ सेविंग्स वुड बी पॉसिबल विद रिगार्ड टू ट्रेनिंग। तो यहाँ पे कहते हैं वो सेविंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, इक्विपमेंट और टाइम और सेक्टर के रिगार्डिंग। लॉ ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न विल अप्लाई एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सेविंग, तो यहाँ पे सेविंग के कारण क्या होता है, लॉ ऑफ इंक्रीज इन रिटर्न जो लागू हो जाता है। लास्ट हमारे पास जिसकी कोजेज बनते हैं एप्लीकेशन की, वो बनते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, की जो फैक्टर्स होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स है इस्तेमाल किया जाता है उनके बीच में कोऑर्डिनेट यानी कि जो उनका सहयोग क्या होता है या बढ़िया हो जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि देखो कोऑर्डिनेशन में बेस्ट कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बनना था, एक मशीन के ऊपर 4 लेबर जिसे 1400 यूनिट है जो प्रोड्यूस कर सकती है एक मशीन एक दिन के अंदर। तो जैसे जैसे हम इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करते गए, एक मशीन के ऊपर 1 लेबर, एक मशीन के ऊपर 2 लेबर, एक मशीन के ऊपर 3 लेबर, तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बेस्ट होता गया, जिससे टोटल प्रोडक्शन क्या होता गया, बढ़ता गया, जिससे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है जो लागू होता गया। सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज, कहता है कि जब तक अंडर यूटिलाइज होता है अपने फिक्स फैक्टर का, तो जैसे जैसे एडिशन में हम लगाते जाते हैं वेरिएबल फैक्टर को, उससे क्या होता है कि डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बढ़ता जाता है, इंप्रूव होता जाता है फिक्स और वेरिएबल फैक्टर के बीच में। रिजल्ट क्या निकलता है कि जो टोटल आउटपुट होता है वो बढ़ता जाता है इंक्रीजिंग रेट से। तो ये रीजन रहता है इंक्रीजिंग रेट रिटर्न टू फैक्टर लागू होने का। एप्लीकेशन इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहता है कि ये कहाँ पे जो लागू होते हैं, जो ये मेनली जो लागू होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लागू होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर। रॉ मटेरियल देन वर्क इन प्रोग्रेस आता है, देन फिनिश गुड्स आती है। लेकिन इक्वली अप्लाई होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी।
और ये इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी जो जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके ऊपर भी लागू होते हैं। जैसे फिशरीज़ हो गई हैं, मछली पालन जिसे बोलते हैं, माइनिंग हो गई है, खदानें वगैरह, इनके ऊपर भी जो लागू होती है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, तो यहाँ पे दोनों के बीच में फ़र्क क्या है अब। अगर इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर है जो एग्रीकल्चर के ऊपर भी लागू होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी लागू होता है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर जो लागू होता है इंक्रीज इन रिटर्न, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है किससे कंपेरेटिवली, एग्रीकल्चर के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है ये प्रिवेल करता है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के ऊपर है जो लागू होता है ये। जो ये मॉडर्न व्यूज़ कहते हैं कि जो लॉ अप्लाई किया जाता है सभी टाइप की प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि जहाँ पे भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की जाती है तो हर एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी के ऊपर है जो ये लागू होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो। लास्ट पॉइंट बनते हैं इसकी लिमिटेशन की कमियाँ कहाँ इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर की। तब यहाँ पे हमने जब पढ़ा था तो हमने ये कंसेप्ट करा था कि जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे इंक्रीजिंग रिटर्न है जो मिलनी शुरू हो जाती है। अब कमी इसकी ये आती है कि जैसे ज़मीन होती है, लैंड होती है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए, लैंड के ऊपर जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना उतना ही होगा। तो वहाँ पे अगर हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे तो कितना का प्रोडक्शन जो बढ़ा दी जाएगा, क्योंकि लैंड तो क्या फिक्स्ड है। कहते हैं कि ये लिमिटेशन, यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, कहते हैं कि जो ये लिमिटेशन है ना ये क्या चीज़ बताती है। कहते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो, कहते हैं कि अगर इंक्रीज इन रिटर्न है जो इनडेफिनेट पीरियड के लिए लगता, मतलब लेबर लगाए जाओ और आउटपुट बढ़ाए जाओ, लेबर लगाए जाओ आउटपुट बढ़ाए जाओ, तो कहते हैं इससे जो जो दुनिया है ना, जो वर्ल्ड है, तो फिर कहता है वो तो किचन गार्डन से ही अपना फीड तैयार कर लेती। किचन गार्डन में होता है जैसे अपना घरों में ना जब छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा देते हैं, जैसे गमले में किचन गार्डन के अंदर आते हैं, जैसे टमाटर लगा लिया, सब्जी ऐसे थोड़ी बहुत लगा लेते हैं, उसको किचन गार्डन बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते जाओगे तो उससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं अगर ये ऐसा है तो फिर जो लोग क्या करेंगे, किचन गार्डन से ही अपना फीड तैयार कर लें, भोजन तैयार कर लेंगे। और जो फ्लावर पॉट होता है, जैसे जो गमला बोलते हैं जिसे हम, तो कहते हैं गमला होता है जो उसमें भी कहता है ऐड करी जाएंगे लेबर को और कैपिटल को, फिक्स लैंड के ऊपर तो बढ़ाते जाएंगे। तो जब ये अपना ला इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर लगाते जाओ जिससे हमारा आउटपुट है जो बढ़ता जाएगा, तो कहता अगर ये पॉसिबल है तो फिर दुनिया में कहता कि जो भूखमरी है यानी कि जो फूड की प्रॉब्लम है वो तो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रियल में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर के कारण जो ये एक लिमिट तक संभव होता है कि आउटपुट बढ़े, उसके बाद क्या हो जाता है ये नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। तो क्या जो ये लिमिटेशन है ना इंक्रीज इन रिटर्न, इसकी ये फिक्सिटिव फैक्टर के कारण होती है, क्योंकि एक फिक्स्ड फैक्टर होता है, लैंड क्या फिक्स है, कितने के लेबर लगा लोगे उसके ऊपर आप आउटपुट को बढ़ाने के लिए, जितनी उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा उस तक तो उस लिमिट तक तो आउटपुट बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद तो आउटपुट बढ़ने के चांसेस है ही नहीं है, क्योंकि लैंड क्या है फिक्स्ड फैक्टर है। तो ये इसकी कमी को बताता है। कहते हैं पॉइंट मस्ट कम व्हेन ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट हैज एन एवरेज फ्यूअर यूनिट ऑफ फिक्स्ड इनपुट विच with which to work, consequently an increase in the use of variable input yield less and less additional product। तो यहाँ पे कहता है कि यानी ओवरऑल अगर बोला जाए ना तो लिमिटेशन ये कहती है कि एक तरफ तो ये बोलता है कि वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते जाओ और आउटपुट को बढ़ाते जाओ, जबकि अगर ये ऐसा संभव होता है तो फिर दुनिया में अगर जो लोग होते हैं वो किचन गार्डन के थ्रू अपना फैट तैयार कर लें, वो फ्लावर पॉट के थ्रू अपना जो फैट तैयार कर ले, जिससे हमें देश में जो भुखमरी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लैंड क्या होती है, एक फिक्स फैक्टर होती है, लैंड के ऊपर कितने के लेबर लगा लो, कितना का आप आउटपुट बढ़ा लोगे, एक लिमिट तक है जो संभव होता है इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर लागू होना, जब तक फिक्स फैक्टर का है जो फुल यूटिलाइजेशन है जो नहीं होता, उसके बाद तो ये क्या होना शुरू होता है, कॉन्स्टेंट देने हमारा डिमिनिशिंग होने पर शुरू हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो इस तरीके से बच्चे हमारा टॉपिक बनता था इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर है जो कब लागू होता है। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।